हाय लबासा डीमर्स, आज तारीख है 6 जुलाई 2020। चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से आर्टिकल डिस्कस करने हैं। आर्टिकल के डिस्कशन से पहले हम कार्टून समझ लेते हैं। कार्टून में यह है कांग्रेस पार्टी, और कांग्रेस पार्टी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो स्टिल कांग्रेस के फ्यूचर को लेकर के वो संदेह व्यक्त करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रेसिडेंसी अभी राहुल गांधी के हाथ में है तो नहीं, लेकिन ज़्यादातर जितने भी बैक स्टेज पर क्या जितने भी डिसीजन लिए जा रहे हैं वो उसमें राहुल गांधी का एक अहम योगदान है। जो भी राहुल गांधी का जो ओपिनियन है, जो भी व्यू है, इवन वो प्रेसिडेंट नहीं है बट स्टिल कांग्रेस में उन्हीं की चल रही है। ऐसा जो सीनियर पॉलिटिशियंस हैं उनका ये सोचना है और उनका ये मानना है कि कांग्रेस का जो फ्यूचर है, जो पाम का जो फ्यूचर है, कह रहे वो भी उसमें कोई परिवर्तन हुआ नहीं है। अब हम अपने आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। आर्टिकल में इंडिया और इटली के बीच के रिलेशन की बात है कि इंडिया और इटली के बीच में इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल में एक केस चल रहा था। अब वो ट्राइब्यूनल गठित कौन करता है, क्योंकि ट्राइब्यूनल यूजुअली एक बॉडी होती है जिसे कोई ना कोई संस्था गठित करती है या उसे इस्टेब्लिश करती है। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी ने एक ट्राइब्यूनल गठित किया। अब वो ट्राइब्यूनल क्या था? इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉ ऑफ सी। वो गठित करता है इंडिया और इटली के बीच में एक केस के रिगार्डिंग। अब बात आती है वो केस क्या था। फरवरी 2012 में एक कॉमर्शियल व्हीकल आता है जिसका नाम होता है इनरिका लेक्सी। अब इनरिका लेक्सी एक कॉमर्शियल व्हीकल होता है जो ऑयल लेकर के इंडिया के कॉन्टिजिनस जोन में चलाता है, जो कि केरला से 20.5 नॉटिकल मील की दूरी पर था। उसमें 2 मरीन सोल्जर्स थे। तो उन मरीन सोल्जर्स जो कि कॉमर्शियल व्हीकल पर तैनात थे, उन्होंने इंडिया के 2 फिशरमैन की हत्या कर दी, उन्हें मार दिया। अब इंडिया में उनके खिलाफ केस चलना था, बट एक किसी बीमारी की वजह से इटली वापस चला जाता है और एक को सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दे दी कि वो इंडिया के बाहर जा सकता है। अब देखिए केस चला गया। इटली ने पूरे केस को यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के पास लेकर के गया। तो यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी ने एक इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल को गठित किया दोनों के बीच में कि इटली के जो ऑफिसर्स हैं उन पर केस इंटरनेशनल लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा या फिर इंडिया के लॉ के अकॉर्डिंग चलेगा, राइट। लेकिन अब इटली वालों का बोलना था कि वहां पे इंटरनेशनल लॉ अप्लाई होना चाहिए, उनका केस इंडिया में नहीं चलेगा, या तो वो इटली में चलेगा और ये डिसाइड कौन करेगा? इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल लॉ ऑफ सी डिसाइड करेगा। तो इंटरनेशनल लॉ ऑफ ट्राइब्यूनल सी ने डिसीजन क्या सुनाया? 3-2 से इंडिया वहां पर हार जाता है, ठीक है। अब इटली के दो मरीन ऑफिसर्स रहते हैं, उनका इंडिया से बाहर चले जाना पहला ही संदेह व्यक्त करता है, ठीक है। अब देखिए इंडिया और इटली दोनों के बीच में कोई मल्टीलेटरल या बाईलेटरल कोई ट्रीटी साइन नहीं हुई है दोनों के बीच में कि अगर कोई ऐसा केस होता है तो उस पर केस इंडिया में चलेगा या इटली में चलेगा। लेकिन अभी राइट नाउ हुआ क्या कि उन दोनों का जो केस है वो इटली में चलेगा, इंडिया में नहीं। एक बार वो इंडिया से बाहर तो चले गए, लेकिन इंडिया के अब क्या कर रहा है? अब इंडिया उनके ऊपर केस चला नहीं सकता है, ठीक। अब देखिए यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी के अकॉर्डिंग कि जहां पर केस होगा वो वहां की हायर अथॉरिटी ही पर्टिकुलरली वो क्लेम करती है, वही केस चला सकती है, ठीक है। लेकिन इटली का क्या कहना है कि वो हेड ऑफ स्टेट के जो पर्सन्स होते हैं, कह रहे उनके ऊपर ये लॉ अप्लाई बिल्कुल भी नहीं होता। इंडिया का नैरेटिव क्या है कि वो कॉमर्शियल व्हीकल पर आपके मरीन सोल्जर तैनात है तो उनको वो इम्यूनिटी हम प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इटली और इंडिया के बीच में किसी भी प्रकार का एग्रीमेंट नहीं है कि कोई कॉमर्शियल व्हीकल पर अगर कोई हेड ऑफ रिप्रेजेंटेटिव रहता है तो उसको हम इस प्रकार का कोई इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाएंगे या नहीं करवाएंगे, राइट। यही इतनी बात है। अब देखिए हम इतनी बार बात कर रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी की बात कर रहे हैं, तो बेसिकली ये है क्या, ठीक है। तो ये जो सी का डिस्प्यूट होता है ना, कि अगर कोई बॉडी का डिस्प्यूट हो गया इंटरनेशनल जो सी के बॉर्डर्स होंगे तो उसके डिस्प्यूट को ये रिजॉल्व कर लेता है। 1982 में बेसिकली ये गठित होता है, ठीक, बट रेटिफाई होता है 1994 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है ये हमें मिल जाएगा स्विट्जरलैंड में। अब हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं कि स्विट्जरलैंड है कहाँ पर। यहाँ पर है स्विट्जरलैंड, यहीं पर इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा में, किसका? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ सी। तो अभी तक हम क्या बात कर रहे थे? किस केस के रिगार्डिंग बात कर रहे थे कि अभी इंडिया ने
इटली के जो डिप्लोमेट्स हैं, मीन जो इटली के सोल्जर्स हैं, उनको किसी भी प्रकार की इम्यूनिटी नहीं प्रोवाइड करवाई है कि जिसका केस इंडिया में ना चल सके। जबकि इटली क्या कह रहा है कि नहीं, अगर कोई नेशन का अगर कोई सोल्जर होता है तो आप अपने यहाँ पर आप केस नहीं चलाओगे, केस कौन चलाएगा, मैं चलाऊंगा। तो दोनों के बीच में इसी के रिगार्डिंग डिस्प्यूट है। इटली का बोलना है कि एक स्टेट का अगर कोई केस होता है तो आप अपने यहाँ पर जो डोमेस्टिक लॉ के अकॉर्डिंग आप केस नहीं चला सकते हो। इंडिया कह रहा है कि हमारे और आपके बीच में तो ऐसा कोई ट्रीटी साइन हुई नहीं है, और इंटरनेशनल लेवल पे जब वो ट्राइब्यूनल गठित होता है तो उसमें इंडिया हार गया है। अब राइटर कहते क्या है कि ठीक है, दोनों के बीच का जो डिस्प्यूट था अभी राइट नाउ, पहली बात तो इंडिया ने पहली गलती ये की कि जब सुप्रीम कोर्ट ने बोल के रखा हुआ था कि एक स्पेशल कोर्ट की स्पेशल एक बेंच गठित किया जाएगा जो इन दोनों की हियरिंग करेंगे, तो गवर्नमेंट ने क्यों इस प्रकार का डिसीजन दिया कि अब एनआईए इसकी जांच करेगी। फर्स्ट थिंग कि मतलब इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन गैप था इंडिया में ही। अब इंडिया में एक तो बीमारी की वजह से पहले ही जा चुका था, तो दूसरे को इंडिया से बाहर जाने ही क्यों दिया गया, क्योंकि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि नहीं ठीक है, अब वो बेल पर बाहर है तो वो इंडिया से बाहर जा सकते हैं। तो जिसकी वजह से हुआ क्या कि अभी उन दोनों के ऊपर केस कहां चलेगा, इटली में चलेगा। राइटर इसमें संदेह व्यक्त करते हैं, कहते हैं कि यह बहुत बड़ी मुश्किल वाली बात है कि इंडिया के फिशरमैन की हत्या के मामले में इटली अपने ही सोल्जर्स को वो इम्यूनिटी ना दे या उनको पनिश करे, या जो इंडिया के फिशरमैन हैं उनको न्याय मिलेगा इटली में। तो इंडिया कर क्या सकता है, इंडिया इटली को यह बोल सकता है कि इन सभी केसेस के बाद भी कि जो इंडिया के डिप्लोमेट होंगे, जब आप इटली में उनके खिलाफ ट्रायल्स रन करवा रहे होगे तो इंडिया का एक डिप्लोमेट वहां पर होना चाहिए, और इंडिया को अपने डिप्लोमेसी के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई एक्सक्यूज न सुने इटली का कि कोर्ट के सामने हम बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने जा रहे हैं इसलिए डिप्लोमेट्स वहां पर नहीं रह सकते हैं, बल्कि इंडिया को फोर्सली बोलना चाहिए कि हमारे और आपके बीच में जो प्रॉपर अगर आप चाहते हो कि सब कुछ नॉर्मल रहे तो हमारे एक डिप्लोमेट को आप ट्रायल के दौरान आप वहां पर रहने दोगे, जिससे होगा क्या कि फेयर तरीके का ट्रायल रन कर सके और जो इंडिया के जो फिशरमैन है कह रहे उनको क्या मिल सके, न्याय मिल सके। ठीक, तो ये पूरा सिनेरियो यही था, ये वाला पूरा आर्टिकल डिस्कस किया जा चुका है। अब हम अपने नेक्स्ट वन आर्टिकल की ओर मूव करेंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक डिसीजन सुनाया है कि 65 ईयर प्लस के जितने भी वोटर होंगे, कह रहे हैं कि वो एक पोस्टल बैलेट से वो वोटिंग कर सकते हैं। राइटर कहते हैं कि ये पैंडेमिक की ड्यूरेशन में कह रहे हैं ये पोस्टल बैलेट से इस प्रकार का परमिशन देना, कह रहे हैं फिर भी आप खतरे से खाली तो भी नहीं है। आप कर क्या सकते थे कि आप उनके लिए अलग बूथ का भी इंतजाम कर सकते थे कि अगर कोई 65 प्लस वाला है तो उसके लिए बूथ आप अलग से लगा देते और वहां पर आप सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाते, क्योंकि पोस्टल बूथ में भी कह रहे हैं इन्फेक्शन के फैलने का चांसेस पूरा रहता है। ठीक, फर्स्ट थिंग। फिर सेकंड थिंग, अब राइटर कह रहे हैं कि आप अगर इतने कॉन्शियस हो कि 65 प्लस वाले जितने भी वोटर हों, कह रहे हैं कि वो वोट देने के लिए आए, कह रहे हैं आपने तो इतना अच्छा डिसीजन सुना है कि अच्छा ठीक है अब वो पोस्टल बैलेट से भी अब वो दे सकेंगे, वोट दे सकेंगे। लेकिन आप जितने कॉन्शियस उनके रिगार्डिंग हो, कह रहे हैं आपको भी कॉन्शियस उनके लिए भी होना चाहिए जो पॉलिटिकली उनके पास जो रिप्रेजेंटेशन है उनको नहीं मिला हुआ है। जैसे कह रहे हैं कि जो मार्जिन में है, लाइक माइग्रेंट वर्कर की यहाँ पर राइटर बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि माइग्रेंट वर्कर जिसकी पॉपुलेशन है 13.9 करोड़, अप्रॉक्सीमेटली 1/3 पॉपुलेशन है पूरे लेबर फोर्स की, ये क्या कर रही है कि इंटर स्टेट माइग्रेट होती है। तो ये भी वोट देने के लिए जाएं, कह रहे इसके लिए आपने कोई भी प्रबंध नहीं किया हुआ है। इनको आपने इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट सिस्टम का आपने इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं दी है, जबकि आपको करना क्या चाहिए, क्योंकि 91 करोड़ की पॉपुलेशन है हमारे पास, 91 पॉइंट समथिंग करोड़ की पॉपुलेशन है जिसके पास वोटिंग राइट है, और उसमें से भी 2019 के इलेक्शन में हमने 67% हमारे यहाँ वोटिंग हुई थी। तो आपको उन माइग्रेंट वर्कर के बारे में भी सोचना चाहिए कि वो भी प्रॉपर तरीके से वोट दे सकें, क्योंकि वो अपने जो रीजनल लोकेशन है, कह रहे वो वहाँ पर वापस तो जा नहीं सकते जस्ट बिकॉज क्योंकि उनके पास उतने पैसे नहीं होते कि केवल वोट देने के लिए वो अपने घर पर जाएं और फिर वहाँ से जहाँ पर अभी वो काम कर रहे हैं वहाँ पर जाएं।
ठीक है। तो इसके लिए आपको उनके लिए भी कुछ सोचना चाहिए था, जस्ट बिकॉज क्योंकि वो मार्जिन में है तो इसलिए आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो और 65 प्लस वालों को आप इस प्रकार की इम्यूनिटी प्रोवाइड करवा रहे हो। तो कह रहे कि ये गलत बात है, कह रहे आपको उनके बारे में भी ध्यान देना चाहिए। फिर इन अदर केस कहते हैं कि 3 करोड़ एनआरआई हैं, कह रहे 3 करोड़ एनआरआई हैं, उनमें से केवल 1 लाख लोगों के पास वोटिंग का राइट है। कह रहे ऐसा क्यों है, जबकि आपके पास पोस्टल बैलेट का सिस्टम है, उसके बावजूद आप उनको इन्फ्लुएंस क्यों नहीं कर पा रहे हो, आप उनको वो उस तरह से वो फैसिलिटेट क्यों नहीं कर पा रहे हो, आपने उनके ऊपर इस प्रकार की कंडीशन क्यों लगा रखी है कि उनका फिजिकल प्रेजेंट होना जरूरी है। कह रहे हैं जब आप किसी 65 प्लस वालों को जब आप ये सुविधा दे सकते हो तो जो इंडिया के बाहर है, जिनका आ पाना बड़ा मुश्किल होता है, कह रहे आप उनको भी आप ये इम्यूनिटी क्यों नहीं दे देते हो। कह रहे ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये इम्यूनिटी नहीं मिलती है। जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं अपने ड्यूटी पर अगर अपने घर से बाहर हैं तो वो इस सिस्टम का प्रयोग करते हैं। तो जब गवर्नमेंट ऑफिशियल इन चीज़ों का प्रयोग कर सकता है तो एक साधारण सिटीजन को ये सुविधा क्यों नहीं मिलती है। कह रहे उनको भी ये सुविधा मिलनी चाहिए, जिससे जो हमारा वोटिंग का जो परसेंटेज है, कह रहे हैं वो बढ़ेगा। राइटर फिर आगे भी कहते हैं कि 10% पॉपुलेशन ऐसी है जिसे पॉलिटिक्स से कोई मतलब नहीं होता, वो इसलिए वोट देने के लिए नहीं चाहते। कह रहे ठीक है, मैं एग्री कर रहा हूं, लेकिन 20 करोड़ की पॉपुलेशन ऐसी भी है जो वोट तो देना चाहते हैं, लेकिन वो अपने घर वापस जाना एफर्ट नहीं कर सकते, और या तो उनके पास प्रॉपर वो डॉक्यूमेंट या वहां का जो आईडी प्रूफ होता है वो अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं, इसकी वजह से वो वोट नहीं दे पाते हैं। कह रहे हैं आपको उन पॉपुलेशन के बारे में सोचना चाहिए और उनके लिए ये सारे प्रोविजन करने चाहिए जो आप गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ये सुविधा देते हो। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसर को, अगर कोई सेंट्रल गवर्नमेंट का अगर कोई ऑफिसर है, अगर ऑन ड्यूटी कहीं पर भी अगर वो जॉब कर रहा है, तो अपना वोट देने के लिए इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट सिस्टम का वो प्रयोग कर सकता है। अब इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड बैलेट सिस्टम का प्रयोग हमारी आर्मीज भी करती हैं, गवर्नमेंट ऑफिसर भी करते हैं, तो ये माइग्रेंट वर्कर क्यों नहीं कर सकते हैं। तो माइग्रेंट वर्कर को भी ये बैलेट सिस्टम का प्रयोग करने की अनुमति मिलनी चाहिए। और राइटर फिर वेलकम भी करते हैं, कहते हैं कि 65 प्लस वालों के बारे में आपने इतना सोचा कि वोट दें। कह रहे हैं मैं इस बात का इलेक्शन कमीशन का मैं वेलकम करता हूं। हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। अभी हमारे पास नेक्स्ट वन आर्टिकल है डिस्कस करने के लिए, वो पीएम मोदी का लद्दाख में जाकर के स्पीच देना है। अब देखिए इसमें पूरे आर्टिकल में कहते क्या है कि पीएम मोदी ने बोला कि एक्सपेंशन की जो पॉलिसीज हैं, कह रहे एक्सपेंशन का जो इरा है ना, कि अपने टेरिटरी को एक्सपेंड करने का, जो कोलोनाइजेशन का जो इरा था, कह रहे वो बीत चुका है, कह रहे वो चला जा चुका है। पीएम मोदी बोलते हैं कि जो कोलोनाइजल पीरियड के टाइम में ह्यूमैनिटी को जो लॉस हुआ था, कह रहे हैं कि बहुत हो गया। कह रहे हैं कि अब वो इनोवेशन का टाइम आ चुका है, अब इवोल्यूशन का टाइम आ चुका है, अब ये कोलोनाइजेशन का टाइम पीरियड नहीं है कि आप किसी को आप गुलाम बना सकते हो। और हालांकि इन्होंने चाइना का नाम तो नहीं लिया, बट उन्होंने उसके प्रति उत्तर में वो सारी बातें बोली कि जो चाइना को वो नाम लेकर के भी बोल सकते थे। इवन जो 15 जून में मीन जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था गलवान वैली में, उन सिपाहियों से भी मिले, और जो 14th बटालियन वहाँ पर तैनात है, कह रहे हैं कि उनका भी आत्मविश्वास आगे बढ़ाया और वहाँ का मुआयना भी किया। तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी का इस प्रकार से वहाँ पर विजिट करना, कह रहे हैं उनको प्रोत्साहित तो करता ही है, लेकिन अपने पड़ोसी देश को एक सीधा सीधा संदेश भी देता है कि जो आज का भारत है, कह रहे हैं कि वो टॉलरेट नहीं करने वाला है 1 इंच भी। और यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी की भी आगे बात करेंगे कि गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, कि गवर्नमेंट इससे पहले इस केस को जितना सीरियसली ले नहीं रही थी और अपने लोगों को पूरी बात बता नहीं रही थी। अभी गवर्नमेंट को करना क्या चाहिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ लोगों के सामने पूरा केस रखना चाहिए कि एग्जैक्टली लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में लद्दाख वाले रीजन में चल क्या रहा है। ठीक, तो हमारा ये वाला भी आर्टिकल डिस्कस हो गया। ये वाला आर्टिकल रिपीटेड आर्टिकल है अगेन, कि वैक्सीन क्यों इंपॉर्टेंट है और वैक्सीन थोड़ा जल्दी से बन जाए, बस उसी के रिगार्डिंग है। ठीक है, तो द हिंदू में जितने भी रेलिवेंट आर्टिकल थे ऑलमोस्ट सारे आर्टिकल डिस्कस कर लिए हैं। बाकी आर्टिकल इररेलेवेंट थे या तो रिपीटेटिव थे, इसकी वजह से वो आर्टिकल डिस्कस नहीं हुए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।